नमस्कार, मैं हूं शीतल बौखंडी और आप देख रहे हैं उत्तर नारी। राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा में लाखों की संख्या में आवेदक आवेदन करते हैं, जिनमें से चुनिंदा ही उत्तीर्ण हो पाते हैं। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलने आए हैं और बातचीत करने आए हैं, जिन्होंने न केवल ये परीक्षा उत्तीर्ण की है बल्कि शीर्ष 3 में भी स्थान प्राप्त किया है। उनका नाम है पीयूष सुंद्रियाल। पीयूष उत्तराखंड के कोटद्वार शहर से हैं। उनका एक परिचय यह भी है कि उनकी रुचि हिंदी साहित्य में है। वह लिखने के साथ साथ पढ़ते भी हैं और बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है पीयूष आपका उत्तर नारी पर, और पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये बड़ा हर्ष का विषय है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी परीक्षा निकल गई है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का स्नेह था तो ये निकल गया है सब। जैसे कि पीयूष, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो ये नेट परीक्षा है यह क्या है, कैसे है और इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं। जी, यूजीसी नेट जेआरएफ एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित कराई जाती है। ये परीक्षा दो भागों में आयोजित है, एक नेट और एक जेआरएफ। नेट में वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता हमें प्राप्त हो जाती है, जिससे हम पूरे भारतवर्ष में किसी भी विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सीट उसमें हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेट में भी जो ऑल इंडिया रैंक हासिल करते हैं उन्हें जेआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे डॉक्टरेट के दौरान उन्हें कई तरह की फेलोशिप और अमाउंट के रूप में भारत सरकार उन्हें डॉक्टरेट करने में, रिसर्च करने में उन पर खर्च करती है और उन पर उनकी पढ़ाई पर उसका पूरा खर्चा भारत सरकार खुद उठाती है। तो आपका जो विषय था वो क्या था और कितने इसमें आवेदक थे और आवेदन किया था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा विषय हिंदी साहित्य से था। हिंदी साहित्य में मेरी रुचि बहुत प्रगाढ़ हो चुकी थी। हालांकि मैंने बीएससी पीसीएम से किया हुआ है, ग्रेजुएशन मेरा बीएससी से है, लेकिन बीएससी के दौरान ही साहित्य पढ़ते हुए मुझ में रुचि बहुत साहित्य के प्रति जगी और फिर मैंने बहुत निश्चय किया कि ये बड़ा स्टेप था मेरे लिए कि साहित्य को चुनना बीएससी करने के बाद। तो मैंने हिंदी साहित्य को चुना और एमए उससे किया और उसी दौरान मैंने नेट के लिए तैयारी शुरू की और लगभग 2 वर्ष, मान लीजिए, वैसे 1 वर्ष मैंने सीरियस स्टडी की और 2 वर्ष हिंदी साहित्य को पढ़ा है अच्छे से, और 1 वर्ष इस परीक्षा को दिया और हिंदी साहित्य में इस वर्ष निकल गया। कुल सीट इस बार बहुत कम थी, आवेदक लगभग 70,000 के आसपास नामांकन थे इस वर्ष मेरे ही सब्जेक्ट से, और लगभग 15 लाख से अधिक बच्चों के नामांकन 84 सब्जेक्ट से टोटल थे, लेकिन मेरे सब्जेक्ट से 70,000 के करीब अकेले में नामांकन थे। और सीट्स जेआरएफ में जनरल कैटेगरी के लगभग 100-150 के आसपास की सीटें थी, जिसमें 3rd रैंक इसमें प्राप्त हुआ है। वो अविश्वसनीय मेरे लिए अभी तो है, लेकिन हो गया है। जी। और आपको मतलब कितने अंक प्राप्त हुए इस परीक्षा में और कितने अंक की आवश्यकता थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में? जी, एनटीए नेट जो परीक्षा है उसमें 2019 से ये प्रावधान हुआ है कि जो परीक्षाएं 2 शिफ्टों में आयोजित हो रही हैं, ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। 2 शिफ्टों में जो आयोजित होती हैं उसमें मार्क्स डिस्प्ले नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया 70,000 नामांकन थे, तो एक बड़ी फहरिस्त निकाली जाती है, तो उसमें परसेंटाइल अब निकाला जाता है। मेरी परसेंटाइल 99.49 परसेंटाइल मेरी इस वक्त इस परीक्षा में रही, और आमतौर पर इस परीक्षा में इस वर्ष जो कट ऑफ थी जेआरएफ के लिए वो 99.2 जेआरएफ के लिए, जनरल के लिए कट ऑफ थी, और मेरे 99.49 इस वक्त मार्क्स रहे, एक तरह से आप कह सकते हैं। और बहुत मुश्किल कंपटीशन होता है खासकर जेआरएफ में, क्योंकि बहुत कम सीट और एकदम नेक टू नेक मुकाबला होता है, तो इस बार यही था। आपने इस परीक्षा के लिए पहले भी प्रयत्न किया है? जी, एनटीए द्वारा आयोजित जो परीक्षा थी, मेरा पहला प्रयत्न था जेएनयू एमए हिंदी साहित्य से एंट्रेंस का। वो असल में बहुत नेगलेक्ट किया जाता है, लेकिन एक बहुत ही ख़तरनाक कंपटीशन है जेएनयू में जाने के लिए। और इस बार आप सोच सकते हैं कि हज़ारों बच्चों ने नामांकन जेएनयू के लिए किया था और केवल 15 सीट्स थी। जेआरएफ में तो फिर भी 150-200 के करीब सीट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन 15 सीट्स जनरल के लिए जेएनयू एमए हिंदी से करने के लिए, और विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर से वहाँ पढ़ने का मौका मिलता है। उसके मैंने परीक्षा दी थी, लेकिन क्योंकि एक तो मेरी ग्रामीण शिक्षा हुई है और उसके बाद मेरा बैकग्राउंड साहित्य से नहीं रहा, तो वहाँ पर मुझे वो चीज़ हो गई और मेरी रैंक बहुत ही ख़राब रैंक उस परीक्षा में आई। और उसके बाद क्योंकि एनटीए ही वो परीक्षा आयोजित कराती है और यूजीसी नेट जेआरएफ की भी परीक्षा एनटीए ही आयोजित कराती है, नीट और जेई के एग्ज़ाम भी एनटीए आयोजित कराता है,
तो फिर उसके कुछ ही महीनों बाद नेट का मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था। उसमें भी मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि बहुत हार्ड वर्क और बहुत पेशेंस ये परीक्षा मांगती है। आप आसानी से मतलब फॉर्म भर के और तुरंत चले गए, जैसे मैंने पहले अटैम्प्टों में किया था, वो नहीं होता है। असल में ये परीक्षा मांगती है कि भले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ टिक मार के आना है, लेकिन वो टिक ऐसे होते हैं कि वो दिमाग घुमा देते हैं, तो बहुत टफ ये चांस होता है। आपने ये जो परीक्षा है इसके बारे में कब जाना और कब से इसके बारे में तैयारी शुरू की, ये भी हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, असल में इस परीक्षा का विषय तो ऐसा है कि जो भी बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है और जो सीरियस स्टडी करने वाले बच्चे रहते हैं, उन्हें पता लग ही जाता है कॉलेज के दौरान कि एक ऐसी परीक्षा होती है जो हमें प्रोफेसर जो हमें पढ़ा रहे हैं हम उस पद तक पहुंच सकते हैं। और हाँ, लगभग मुझे बीएससी के सेकंड ईयर के करीब मुझे पता लग गया था कि ऐसी कोई परीक्षा होती है। और मेरा क्लियर एम बना, जब मैंने बीएससी पास आउट करके एमए लिया, उसके बाद मेरा क्लियर एम बना कि मुझे रिसर्च के फील्ड में हिंदी साहित्य में जाना है और बहुत एक शोध करना है उसमें, क्योंकि अब कंपलसरी है ये परीक्षा निकालना। अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हो, नेट निकालना अब कंपलसरी हो चुका है। तो इसलिए मैंने तैयारी शुरू की। और मेरे कॉलेज के टीचर्स जो थे, प्रोफेसर्स हैं हमारे, डॉक्टर शोभा रावत मैम हमारी विभाग प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइडेंस दी, मुझे बहुत निजी प्रेम के साथ उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत ही विद्वान महिला हैं, प्रोफेसर जानकी पवार मैम, बहुत ही विद्वान महिला हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपने शब्दों से जो मुझ में ऊर्जा भरी और जो मुझ में विश्वास दिखाया था, वही सब विश्वास आज फलीभूत हुआ है मेरी। तो मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। किसी भी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत छिपी होती है। अब हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने इसकी तैयारी शुरू कैसे की? शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि एनटीए की जेएनयू एंट्रेंस से मैंने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि मेरे लिए बहुत टफ था। एक माइंडसेट भी बना हुआ है, कई सब्जेक्टों के प्रति हम तोल देते हैं कि ये साइंस का बच्चा है या आर्ट्स का बच्चा है, ये साइंस से तैयारी कर रहा है या आर्ट्स से तैयारी कर रहा है, और आर्ट्स में भी खासकर हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहा है, तो और एक संकीर्ण विचारधारा के समाज में हम असल में हैं। और इसी चीज़ को मुझे तोड़ने की आवश्यकता थी। मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर बहुत फेस किया, क्योंकि बीएससी करने के बाद जब मैंने एमए चुना, तो क्योंकि संकीर्ण विचारधारा है, पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में एक बोला जाता है इस सब्जेक्ट से अचानक से इस जी। सब्जेक्ट में क्यों तो चले गए? कई से मुझे तो ये भी सुनने को मिला है कि तुम भटक गए हो, कोटद्वार जैसे शहर में कोटद्वार वैसे ही इतना गलत चीज़ों में नाम है। तो मुझे कहीं कहा गया तुम भटक गए हो, कहाँ एमए हिंदी से कर रहा है, और ये, लेकिन मुझे मेरा फुल फोकस था कि साहित्य इन संकीर्ण विचारधारा के लिए नहीं है। साहित्य एक बहुत बड़ा समुद्र है, और जिन लोगों को लगता है कि बहुत आसान है हिंदी तो पढ़ना कोई बच्चों का खेल है, असल में बहुत बहुत मुश्किल। हर सब्जेक्ट, मैथ्स हो, फिज़िक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, रशियन हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने आप में बहुत ख़तरनाक हैं। और ख़ासकर ये जो एक्सपर्टीज़ वाला पेपर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप एक्सपर्ट हो चुके हो उस सब्जेक्ट में। जो नेट जेआरएफ वो सर्वोच्च परीक्षा है किसी भी विषय में एक्सपर्ट होने की, तो बहुत हार्ड वर्क वो मांगती है, बहुत समर्पण मांगती है। मैंने हिंदी साहित्य को चुना। जो बच्चे और सब्जेक्ट्स को चुनते हैं वो बराबर मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत वो लोग करते हैं। मैंने भी जितनी मुझसे हो पाई वो की, और अंततः वो सफलता मिली। लेकिन ये बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य में बहुत हार्ड वर्क, बहुत पेशेंस, और क्योंकि लिटरेचर है, हर किसी लिटरेचर, हम साधारण लिटरेचर पढ़ सकते हैं, लेकिन हैवी लिटरेचर बहुत टफ पड़ता है। तो मेरे लिए बहुत टफ पड़ा, और लेकिन मेहनत अंततः आपको उस मुकाम पर पहुंचा ही देती है। अब हम उन विशेष लोगों के बारे में जानना चाहेंगे जिन्होंने आपकी इस सफलता में अपना योगदान दिया है। जी, विशेष में तो ऑफकोर्स सबसे पहले मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे इस लायक तक बनाया, इस लायक तक जो मैं बन पाया हूँ। और जीवन में जो भी बन पाऊँगा वो मैं अपनी माँ के ही बलबूते पे बन पाऊँगा। जो मेरी माँ का त्याग है, जो समर्पण है, वो कभी शब्दों में मैं बता नहीं सकता। जो मेरे पिताजी का समर्पण है, जो मेरे परिवार का समर्थन रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया, जब मैंने बीएससी से हिंदी लिया, तो भले ही समाज में मुझे गलत दृष्टियों से देखा गया हो, मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार ने भी सहा हो। क्योंकि परिवार वालों को ना अक्सर कहा जाता है कि आपका बेटा एक मतलब साइंस मीडियम में है, और उसके बाद एकदम हिंदी में जंप करना। जी, और वैसे भी हम गांव से यहाँ किराए के मकान पे आए थे। हम किराए पे रहे और ग्रेजुएशन के दौरान भी, और तब ये विचारधारा रहती है कि किराए पे जब लड़का बाहर है तो ऑफकोर्स वो साइंस पढ़ रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा, कोर्स कर रहा होगा। किराए पर रह के हिंदी पढ़ रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही वैसा हो गया था समाज के लिए। और मानसिकता होती है जी, और वो मानसिकता यहाँ खासकर उत्तराखंड में, क्योंकि शिक्षा का माहौल अभी भी उतना बेहतर नहीं हो पाया है।
इसलिए वो मानसिकता बहुत हावी हो जाती है। और क्योंकि मेरे मुंह पे तो कम लोगों ने कहा होगा, मेरे घर वालों ने ज़्यादा फेस किया होगा, तो जो इस पूरी सफलता है, जितना भी ये सफलता मिली है, एकमात्र क्रेडिट तो मैं दूंगा मेरे माँ पिताजी हैं, जो बहुत शानदार हैं। और ये मेरे साहित्य के प्रति रुचि भी मेरी माँ की वजह से है, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छा लिखती हैं, मुझसे काफ़ी अच्छा लिखती हैं। मतलब आपकी जो एक सफलता है, जो आपका एक बेस था, ये आपकी माँ की तरफ से था। जी जी बिल्कुल, एकदम माँ की तरफ से था। और उनके सपोर्ट के बिना ही कभी नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो ही कह देते कि तुमने बीएससी किया है, तुम अब एमएससी ही करोगे। हाँ, क्योंकि एक लोड डाला जाता है हमेशा बच्चों के ऊपर कि आपने अगर ये स्ट्रीम चुना है, ये विषय चुना है, तो आप इसी में करिए। और तो अगर नहीं पढ़ी जा रही है बीएससी, तो चलो एमए अगर करना भी है, लैंग्वेज से करना है तो इंग्लिश से करो, या फिर कुछ दूसरे इकोनॉमिक्स से करो। मेरा विषय था और मुझे पूरा समर्थन परिवार से, मतलब परिवार को पूरा क्रेडिट दूंगा मैं इसमें। अब हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है और कहाँ से आपने कॉलेज किया, फिर मास्टर्स किया। जी, मेरी स्कूलिंग जो है पूरी तरह से ग्रामीण हुई है, गांव का मैं पला बड़ा हूँ। 12वीं तक की शिक्षा मेरी जीआईसी चौबटा खाल से हुई है। चौबटा खाल में मैंने पढ़ा, और उसके बाद 12वीं के बाद मैं यहाँ कोटद्वार आया, किराए के मकान में हम लोग रहे। और उसके बाद बीएससी पीसीएम से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मुझे साहित्य में क्योंकि रुचि बढ़ गई है, और मैंने स्ट्रीम बदली। फिर उसके बाद कोटद्वार से ही, पीजी कॉलेज कोटद्वार से ही मैंने एमए किया हिंदी साहित्य में। और उस दौरान, अभी मेरा एमए कंप्लीट नहीं हुआ है, उस दौरान मेरा जेआरएफ क्लियर हो चुका है। जी। अब भविष्य में आपकी क्या योजनाएं, अब आगे क्या करना चाहेंगे आप? जी, भविष्य में मैं महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने कहूँगा। मेरी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। जो भी महत्वाकांक्षाएं वो समाज से जुड़ी हुई हैं, धरातल से हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले तो मैं अपनी फील्ड में ही अपनी स्टडी को जारी रखूँगा। जेआरएफ आपको ये मौका देता है कि आप रिसर्च के फील्ड में जाएँ, और पूरा, जैसे मैंने बताया कि बहुत पर्क्स हैं, बहुत एडवांटेज हैं, बहुत अमाउंट तो खैर अमाउंट तो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत चीज़ें भारत सरकार करती है। जब आप जेआरएफ निकाल लेते हैं, आपका रिसर्च के फील्ड में आप दुनिया के किसी भी कोने में आपको भेज सकती है यूजीसी, और पूरा आपका वहन यूजीसी द्वारा किया जाता है। तो मैं रिसर्च के फील्ड में जाऊंगा, हिंदी साहित्य से एक बहुत अच्छा शोध करूंगा। और साहित्य क्योंकि समाज का ही दर्पण है, तो साहित्य में कुछ अच्छा करके समाज में कुछ अच्छा करने का मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। अब आप एक संदेश उनको दे दीजिए जो ये परीक्षा करने वाले हैं या करने के लिए अब जो ये तैयारी करेंगे। जी, बहुत बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। जितने दर्शक होंगे, आधे से ज़्यादा बच्चे नेट की ही तैयारी कर रहे होंगे। मेरा संदेश यही है कि एनटीए बहुत स्मार्ट तरीके से पेपर बना रहा है, बहुत साइंटिफिक तरीके से बना रहा है। आपकी पकड़ भली सब्जेक्ट 2 में, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, उसमें भली हो, लेकिन जो 100 नंबर का पेपर 1 है, जिसे 84 विषयों में 15 लाख से 20 लाख से अधिक बच्चों ने एक साथ देना है, सेम पेपर देना है, वो बड़ा टफ पड़ जाता है। खासकर ह्यूमैनिटीज़ में जो मानविकी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि मैथ्स उसमें पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है। और अब काफ़ी टफ लैंग्वेज में, हिंदी माध्यम से मैं हूँ, और बहुत टफ लैंग्वेज में मिलता है। हिंदी में मटेरियल बहुत ख़तरनाक मिलता है, वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जितनी भी परेशानियां हों, अंततः मैं ये कहूँगा कि आप लगे रहिए। ज़्यादा नहीं, आप 1 वर्ष भी अगर समर्पण के साथ इस परीक्षा को देते हैं, तो आपका राष्ट्रीय स्तर पर चयन ऑल इंडिया रैंक के साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी परीक्षा में। लेकिन मैं जेआरएफ निकला, मैं जेआरएफ में बताऊंगा कि इतनी बड़ी बात नहीं है। और पेपर 1 के लिए आप अच्छी किताबें पढ़िए, और ज़्यादा चीज़ों को एक बार पढ़ने से बढ़िया आप एक चीज़ को ज़्यादा बार पढ़िए। तो मैं ये बताऊँगा कि एक फोकस आप एक किताब पर रख लीजिए, और उस मटीरियल को आप बार बार अच्छे से पढ़िए, और ज़रूर सिलेक्शन होगा। मैं तो उस स्ट्रीम का भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी हुआ तो आप लोगों का तो ज़रूर होगा। आप लोग तो इतने विद्वान लोग हैं कोटद्वार के, तो ज़रूर होगा। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद पीयूष। और जाते जाते हम आपसे कुछ पंक्तियाँ ज़रूर सुनना चाहेंगे। पंक्तियों में मेरे प्रिय कवि अटल जी की मैं पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। अटल जी ने, और जो परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रहेगा कि बाधाएं आती है आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे हों, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, आग लगाकर निज हाथों से हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पीयूष, आपको पुनः बधाई एवं आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ पीयूष सुंद्रियाल, और उनसे उत्तर नारी की बातचीत। हम आगे भी आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।